नमस्कार, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं प्रदेश की पहली ट्रांस महिला की पहचान हासिल करने वाली अदिति शर्मा से। अपना बुटीक खोलने और अपनी जिंदगी खुलकर जीने के लिए जिन्होंने ट्रांस महिला की पहचान हासिल की, जीवन में मुश्किलें तो कई आई, लेकिन हर मुश्किल का डट कर सामना किया। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अदिति शर्मा। थैंक यू मैम, थैंक यू अदिति, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। मेरे बहुत सौभाग्य है जो आप मैं आज लोगों के सामने अपना सब कुछ मैं बयां कर सक रही हूँ। मेरा मैं बहुत दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। और इससे पहले कि हम आपकी बातचीत आपके साथ शुरू करें और आपसे आपके जीवन के सफ़र के बारे में जानें और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के जीवन में बचपन से अभी तक आपने जो भी संघर्ष आपके जीवन में आए हैं और उम्मीदें रही हैं, उस सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे आपकी वेशभूषा और आपने जो गढ़वाली संस्कृति में खुद को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसके बारे में बताइए। वैसे तो मैम गढ़वाली हूँ, मैं गढ़वाली छूँ, तो मैं गढ़वाली में हमारी पारंपरिक वेशभूषा है। तो ये मैं जहाँ भी मैंने इंटरव्यू लिया, जो भी मैं तो इसी वेशभूषा में जाती हूँ कि मैं गढ़वाल को रिप्रेजेंट करूँ। और मैं गढ़वाली हूँ तो ऑब्वियसली। और आपको पसंद है? मुझे पसंद है, हाँ जी मैम। जी, तो चलिए अदिति, बात करते हैं आपके बचपन की। कब आपको ये एहसास हुआ कि एक लड़के के शरीर में एक लड़की का मन है, ये पहचान, ये भावनात्मक पहचान आपको कब पता चली? मैं जब मैं 8-9 साल की थी तब मुझे लगा कि शायद मैं कुछ और हूँ, क्योंकि वो अलग सी फीलिंग, एक लड़की जैसा रहना, लड़कियों के साथ ज़्यादा खेलना, तो तब मुझे लगा कि शायद मैं गलत हूँ या मैं गलत शरीर में पैदा हुई हूँ। फिर भी मैं संघर्ष करती रही, पढ़ाई लिखाई घर वालों का। जब मैं बड़ी हुई 17-18 साल की, तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं रॉन्ग बॉडी में पैदा हुई हूँ। तो उसके बाद मुझे लगता था, पहले मैं गांव में रहती थी तो मुझे लगता था कि शायद मैं ही एक अकेली इंसान हूँ जो ऐसी हूँ। जब मैंने देहरादून घर छोड़ा अपना, मैं बेसिकली उत्तरकाशी से हूँ, तो तब मेरे साथ मेरे फ्रेंड सर्कल मेरे जैसे कई और व्यक्ति मिले। तब मैंने सोचा कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ तो मैं सही, बट वो होता है कभी कभी रॉन्ग बॉडी मिल जाती है हमें। तो इसीलिए मैंने खुद ठान ली थी कि नहीं, मुझे ऊपर वाले ने बनाया है वो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो मैं अंदर से हूँ मैं अलग हूँ। तब मैंने अपने मन में ठान ली थी कि नहीं, जो मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूँ। को इस तरह की भावनाएं आपके मन में आ रही थी, तो क्या कभी आपने अपने माता पिता के साथ इसके बारे में बातचीत की या उनसे समझने की कोशिश की? हाँ, मैंने सबसे ये शेयर करा, माँ बाप से करा, भाई से करा और दोस्तों से करा, लेकिन हर कोई मजाक उड़ाता था कि चलिए तो ऐसा ही होता है कि ये तो कुछ दिन। घर वाले तो ऑलमोस्ट हमारे पहाड़ में तो यही कहते कि इसको भूत लग गया या इसको ऐसा हो गया, इसको डॉक्टर को दिखाओ। तो ये चीज़ें होती है मैम, कोई नहीं समझ पाया मुझे। तो क्या डॉक्टर को दिखाया कभी आपको? नहीं, डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, लेकिन हाँ, गाँव में जैसे देवी देवता होते हैं हमारे पहाड़ों पर, तो उनको ज़रूर दिखाया मैम। ठीक है, तो फिर आप उसी समय आपकी पढ़ाई के बारे में बताइए। आपने किस तरह से स्कूलिंग की और क्या स्कूल में भी या कॉलेज में भी किसी तरह की दिक्कत आई आपको? दिक्कत तो मैम उस समय दिक्कत थी, क्योंकि कॉलेज में पहले तो स्कूल टाइम पे ही मुझे लड़के चिढ़ाते थे, लेडीज़ कह के बोलते थे। तो दिक्कत तो हर जगह ही आती, हर जहाँ भी मैं गई, कॉलेज में भी यही चीज़ें होती थी। बल्कि जब मैं 10th में थी तो मेरे पास आर्ट साइड था, तो लड़के कोई लेते ही नहीं आर्ट साइड, तो मैं लड़कियों के साथ ही रहती थी, तो वहाँ भी मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेडीज़ कह के। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत दुखद रही मैम। और क्या कभी स्कूल में पढ़ाई के दौरान ऐसा कोई काउंसलिंग बच्चों की जाती है कि जिसमें ये भी बताया जाए कि कोई थर्ड जेंडर भी होता है? नहीं, बचपन में जब हम पढ़ते थे तब तो सुना था कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग होता है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा कि वो नपुंसकलिंग ही हम ही, थर्ड जेंडर के जितने भी हम थर्ड जेंडर कैटेगरी में आते हैं वो हम ही नपुंसकलिंग ही आते हैं। अब पता चल रहा है, बीच में तो भूल जाता है पढ़ाई में बंदा, फिर ध्यान नहीं रहता है। अब पता चल रहा है मैम, अगर उस समय पढ़ाया लिखाया जाता हमें ये चीज़ें कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी होते हैं, तो शायद ये चीज़ नहीं देखनी पड़ती हर किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को मैम। तो मतलब आपका जो ये जीवन का सफ़र रहा है, इसमें आपको बहुत सारा भेदभाव झेलना पड़ा, बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी? भेदभाव तो मैम बहुत ज़्यादा, भेदभाव तो खैर अभी भी झेलना पड़ रहा है। अभी भी मैं आप तक आई हूँ तो इसका रीज़न भी यही है कि मुझे समाज से अपने लिए कुछ हक की लड़ाई लड़नी है, अरे भेदभाव मिटाना, कि लोग हमें देख के डरे ना।
अक्सर जहाँ भी मैं जाती हूँ लोग सोचते हैं कि ये तो बधाई मांगने आए हैं, इनके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बीसी समाज का हिस्सा है, हमें प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। किस उम्र में आप देहरादून से उत्तरकाशी से देहरादून आने के बारे में आपने सोचा और आई आप? मैं 20 साल की थी जब मैंने घर छोड़ा है, आज मैं 30 की हो गई हूँ। और उस समय आपकी शिक्षा क्या थी? मैंने ग्रेजुएशन किया था मैम, एज अ मेल बन के ही पढ़ाई करी थी मैंने। ये तो मैंने अभी अपने आप को, जब मैंने अपने आप को चेंज किया है, अपने आप को मैंने पहचाना है, सबसे पहले मेन बात ये है हर ट्रांसजेंडर के व्यक्ति के मन में अपने आप को पहचानना, तभी मुझे समाज पहचानेंगे, तभी मैं आपके सामने हूँ जब मैंने खुद को पहचाना है। ये चीज़ है मैम। और तब आपने क्या कुछ किताबों की मदद ली कि मतलब कैसे हम समझें कि हम ट्रांसजेंडर हैं, और कैसे हम अपनी एक राय बनाएं किसी भी चीज़ के लिए, जीवन को कैसे जीना है इसके लिए? आजकल जैसे सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो मैंने वीडियो दिखती थी जो ट्रांसजेंडर मेरे से भी ज़्यादा वो है, तो मैं उनको देख के मुझे प्रेरित हुआ कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए, समाज में अपना नाम और एक इज्जत हो। क्योंकि मेरे बस का नहीं है ताली बजाना या भीख मांगना, तो मैं अपने हक की लड़ाई, मैं बुटीक चलाती हूँ, एक एनजीओ में भी वर्कर हूँ मैम, तो अर्निंग हो ही जाती है। बाकी तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी उत्तराखंड वासी, सबसे ऑल इंडिया से, कि किसी के घर में भी ट्रांसजेंडर पैदा हो, अपने बच्चे की धारणा ही समझे पहले, और वो किस फील्ड में क्या करना चाहता है उसे सपोर्ट करे, उसे धुतकारे ना, उसे हीन भावना से या घर छोड़ने से मजबूर ना करे। तो ये चीज़ मैं सबसे गुजारिश ही करती हूँ कि पढ़ाई लिखाई। तो देहरादून जब आए तो आपने क्या किया सबसे पहले? सबसे पहले मैंने देहरादून आई, मैंने किसी के घर में काम किया। वो मेरे लिए बहुत दुखदायी वो था कि मैं किसी के घर में बर्तन भी धोए, खाना बनाती थी। वहीं से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। तब मैंने सीखा है धीरे धीरे। बेसिकली वो एक डिज़ाइनर थे बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो वहीं से मैंने धीरे धीरे सीखा है। जब मैंने पूरा डिज़ाइनिंग का कोर्स आया मुझे, तब मुझे लगा कि नहीं, मेरे अंदर कुछ कला आई है, तो मुझे ये दिखाना है। तो तब मैंने सोचा है कि बुटीक खोलना ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में जब मैंने बुटीक खोला तो लोग डरते थे आने के लिए भी। मैंने बहुत वो झेला है, लेकिन जो एक बार बंदा कोई लेडीज़ एक बार आ जाती तो मैं इतनी फ्रैंक हो जाती थी कि वो मेरी बहुत अच्छी सहेली बन जाती थी, और फिर 10 लोगों को और साथ ले आती थी। तो ये चीज़ है मैम, हमें समझने की कोशिश करेंगे तो हम भी ज़रूर समझेंगे। तो आपने अपना बुटीक अपना खुद का खोला है और आप काम करती हैं, और आप बता रही हैं कि उसमें लोग कभी कभी डरते भी थे जब आने से। तो बुटीक खोलने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, जिस तरह से आपने क्यों सोचा कि मुझे अब एक ट्रांस महिला की पहचान हासिल करनी चाहिए, ये ज़रूरी हो गया है मेरे लिए? ये मैम इसीलिए ज़रूरी था कि जब मैं पैदा हुई तो एज अ मेल ही हुई, एक लड़का ही थी, लेकिन शरीर मेरा लड़कियों की तरह था, लड़कियों की जैसे चलना, मटकना, ऐसे बोलना। तो फिर मुझे लगा कि जहाँ भी मैं कहीं जाऊँ, कहीं सरकारी या होटल में या कहीं भी रहूँ, मुझे घर नहीं मिलता था किराए पे, क्योंकि मेरी बॉडी कुछ और थी, कागज़ कुछ और बताते थे। तो इन चीज़ों से मैं परेशान होकर मैं इतना स्ट्रगल करी हूँ आइडेंटिफाई होने के लिए, कि जब मैं सरकारी दफ्तर में जाती थी, अभी भी कहीं जाती हूँ अपनी आइडेंटिटी लेके, तो पहले तो कोई समझ ही नहीं पाता है जी। जब कोई बहुत टाइम लगता कि समझने की कि मैं क्या हूँ, मुझे क्यों ये सर्टिफिकेट दिया गया सरकार द्वारा, ये चीज़ है। आप बता रही थी एक बार कि बुटीक के लिए जब आप लोन लेने की कोशिश कर रही थी तो लोन नहीं मिल रहा था, क्योंकि पहचान अलग थी, आधार कार्ड में अलग तस्वीर थी, आप अलग दिखती थी। तब आपको लगा कि क्यों ना हम इस तरह से कराएं। बल्कि मैंने मैम अभी गाड़ी निकलवाई है, तो कई सारे बैंक में अभी थर्ड जेंडर का वो नहीं है, कॉलम ही नहीं है कि हम तुम्हें लोन कैसे दें। तो मैंने उसके लिए बहुत वो करा। मैं तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप इनके खिलाफ वो डाल सकते थे, क्योंकि जब सरकार ने हमें दे दिया, हक दिया, तो भाई तुम भी दो। तो बड़ी मुश्किल से मेरा लोन इम्प्रूव हुआ फिर गाड़ी का, ये चीज़ में। और क्या प्रक्रिया अपनाई आपने ये ट्रांसजेंडर का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो हासिल करने के लिए? वो चीज़ तो मैम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक ट्रांसजेंडर के लिए। और जितने भी उत्तराखंड में ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, मैं सबसे यही गुजारिश करूंगी कि अपना आइडेंटिटी हो तुम्हारे पास, तो कहीं भी मार नहीं खा सकते, कहीं भी, क्योंकि जब आइडेंटिटी नहीं होगी तो आधार कार्ड चेंज नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं होगा तो फिर हम कोई किसी गिनती में ही नहीं आएंगे। तो आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी। जैसे आप फीमेल है, दूसरा बंदा मेल है, तो इसीलिए तो मैं आपको समाज में पहचानते हैं। अब मुझे जब मेरी आइडेंटिटी नहीं मेरे पास होगी तो समाज किस बेस पे पहचानेगा?
तो इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कि नहीं मेरा भी कुछ और आपने अस्तित्व होना चाहिए। क्या जैसे अगर दूसरे भी जो भी समाज के लोग हैं उनको भी जानकारी मिलेगी कि कैसे वो ट्रांसजेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आई कार्ड हासिल कर सकते हैं। ये मैम मोदी जी ने अभी 2018 में इसका पोर्टल उस पर आया है, ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकता है, बहुत इजी है, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता। पहले तो स्टार्टिंग में जब मैंने किया था तब तो 400-500 रुपये का फॉर्म लगता था, अब तो खैर फ्री में कर दिया। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश करती हूँ कि जो भी ट्रांसजेंडर मेरे जैसा है वो अप्लाई करे अपनी आइडेंटिटी। अब तो खैर सरकार ने ये भी कर दिया कि आप आयुष्मान कार्ड से अपना सेक्स चेंज भी करवा सकते हैं अभी, बल्कि इस पर प्रोसीजर चल रहा है, काम स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज़ है। और क्या आपने भी अपना सेक्स चेंज कराया? क्या इसके बारे में भी बातचीत की? कोई आपने कभी किसी मनोचिकित्सक की सलाह ली? मैम जब स्टार्टिंग में मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की तो स्टार्टिंग में मनोचिकित्सक से ही स्टार्टिंग होती है, वो हमें काउंसलिंग करते हैं। तो मैंने देहरादून में 3-4 डॉक्टर हैं, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगी, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने पहले मेरी काउंसलिंग की, फिर जब मेरी समझ नहीं आई तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब करवाना ही ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका माइंडसेट किस तरफ जा रहा है। तो ये आपने जो सही सा क्वेश्चन पूछा वो ज़्यादा ज़रूरी है मैम। जी, तो उसके बाद एक बार फिर हम बात करते हैं जो आप बताती हैं कि आपका सपना है और आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपने बुटीक को आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी क्या कुछ नया कर रही हैं आप बुटीक में? बुटीक में तो मैम जैसा मेरा छोटा सा ही बिजनेस है अभी, खैर उसको मैं बड़ा करने का सोच रही हूँ। तो ये मेरा सपना है कि जैसे आम इंसान की एक पहचान होती है अपने काम से, वैसे मेरी भी पहचान हो अपने काम से। जी, और आप किसी एनजीओ के साथ भी? हाँ, मैं एक एनजीओ से भी जुड़ी हूँ मैम, और हम लोग HIV के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, लोगों को अवेयर करने का काम है हमारा। ये चीज़ है मैम। और कैसा रिस्पांस आप देखती हैं जो आपके साथ की जो ट्रांस महिला या ट्रांस पुरुष व्यक्ति हैं उनको, उनमें किस तरह का रिस्पांस देखते हैं जब आपका अपना बुटीक है? क्या वो भी चाहते हैं कि वो भी इस तरह का कुछ काम? अब जैसे मैंने अपनी आइडेंटिटी चेंज करी है और अपना बिजनेस करती हूँ, तो मेरी बहुत सारी फ्रेंडें हैं जो ट्रांसजेंडर है, वो भी लगी है काम पे कि हमें भी करना ये चीज़ें। तो खुशी होती है कि नहीं, कोई मेरी फ्रेंड कोई अच्छी कलाकार है, डांसर है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, तो खुशी होती है कि नहीं थोड़ा थोड़ा समाज में एक एक कदम से कदम मिला के थोड़ा सा हमें जगह मिल रही है। इस चीज़ में टाइम लगेगा मैम कि समाज हमें एकदम तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन जैसे लोगों की धारणाएं बनी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। और नौकरियों में, अगर नौकरियों के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, आपने भी बताया था कि तब काम नहीं मिलता आसानी से, क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है मैम कि हमें काम नहीं मिलता है। अगर काम मिलता तो क्यों हम अपने आप को इतना वो करते। नौकरी के लिए जाते हैं किसी भी तरह के प्राइवेट फर्म से, वहाँ भी आपको भेदभाव? बहुत ज़्यादा। हमें तो पहले अंदर घुसने से ही पहले तो हमें निकाल दिया जाता है। अगर कोई पढ़ा लिखा है ऐसा बंदा है भी, तो फिर अगर कोई कर रहा भी है तो उसे भी 36 ताने सुनने पड़ते हैं कि समाज के, अरे इसको क्यों रख लिया है, तो ऐसा है वो तो ऐसा है। तो इन चीज़ों का तो हर दिन फेस करना। जब मैं घर से निकलती हूँ सुबह तो शाम तक मैं सोचती हूँ कि किसी के मुँह ना लगूँ मैं। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों में कि किस तरह से ये स्वीकार्यता बढ़ जाए कि महिला और पुरुष के साथ ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी हैं जिन्हें समान तौर पर अपनाए जाएं और समान अवसर मिले? हमारे उत्तराखंड में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी इतने लोग शिक्षित भी नहीं कह सकती हूँ मैं, लेकिन हमारी तरफ लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है कि हम जैसे भी है। एक बार की कहानी बताती हूँ मैं आपको। मैं सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, तो आइसपीटी तक मैं रेस लगा के जाती थी। तो छोटा सा बच्चा 5 साल का, उसने मुझे उसकी माँ भी थी साथ में, उसने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी छक्का जा रहा। सुन लिया मैंने, तो मैं घर आते आते बहुत रोई। फिर मैंने सोचा कि आज उसने बोल दिया, अगर मैं घर बैठ गई तो फिर तो मेरी ही गलती है। मैंने कहा तब तो मैं 5 बजे जाती थी, अब मैं 7 बजे जाती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे देखें और मेरे बारे में कुछ भी कमेंट करें, मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि मैं हूँ तो हूँ। अब वो तो ऊपर वाले की देन है कि अब हम मुझे ऐसा बनाया। तो ये चीज़ है, मुझे नहीं बुरा लगता कि समाज क्या कह रहा है। लेकिन समाज में इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में ज़्यादा जानकारी और ज्ञान बढ़ाने वाली बात है, जिससे कि सभी एक समान तौर पर रह सके और जी सके। जी, आपके रोल मॉडल कौन रहे और आपको क्या कुछ चीज़ें करना पसंद है निजी जीवन में? मुझे मैम जैसा होता है नहीं कि नाम है जिस बंदे का,
जैसे मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे ये है कि मेरा भी एक दिन ऐसा नाम हो कि लोग नाम से पहचाने कि हाँ जी। इस बंदी ने कुछ काम किया। जैसे आने वाली जैसे जो मैंने झेला है वो आने वाली जनरेशन ना झेले, जी। अब मैं लोगों के लिए प्रेरणादायक बनूं। तो यही मेरा सपना है कि लोग मुझे देख के कोई सीखे, कुछ समझे मुझे। तो क्या आपके जो साथ में जो आपने बताया कि आपका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है यहाँ पर जिसमें बहुत सारे ट्रांसजेंडर जुड़े हुए हैं, तो वो आपसे पूछते हैं, बात करते हैं और सलाह लेते हैं आपकी कि कैसे फिर अपना काम शुरू करें या व्यापार करें या कुछ भी, कैसे जीवन में, आम जीवन में आसानी से जी सकें? हाँ, ये बात आपने सही कही। मैं एक समाज की तरह जैसे काम करती हूँ। जैसे मेरी कम्युनिटी में किसी के साथ भी कुछ भेदभाव या कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, सबसे पहले मैं ही खड़ी होती हूँ जी। क्योंकि मुझे पता है मेरे राइट क्या है। जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं गलती नहीं मानूंगी। तो ये अच्छी बात कही मैम। और मुझे पता है कि जितने भी भेदभाव या कुछ भी होता है तो जो अगर मैं सही हूँ तो मैं आगे खड़ी हूँ गर्दन कटवाने के लिए, अगर मैं गलत हूँ तो मैं पीछे हट जाऊंगी। ये जाहिर सी बात है मैम। और आपको क्या लगता है कि किस तरह की आपको समाज कल्याण विभाग या महिला बाल विकास विभाग या किस तरह की योजनाओं की जरूरत है जिससे कि पूरे समुदाय को आगे लाया जा सके, समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके? समाज कल्याण विभाग ने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे। अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें लोग समझे। या हमारे अभी मैंने लोन के लिए अप्लाई किया तो मेरे राशन कार्ड में दिक्कत हो रही है। पहले तो मेरे पैन कार्ड में दिक्कत आई थी, कोई अधिकारी समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। अब मेरी अटकन वही हो रही, राशन कार्ड नहीं, अप्लाई कर दिया कई बार लेकिन हो ही नहीं पा रहा। तो ये चीज़ मैम है अभी। जब आपने ट्रांस महिला की पहचान हासिल की तो आपके माता पिता या आपके भाई बहन, उनका किस तरह से रिएक्शन आया? ये बहुत दुखद बात है मैम। और आपने ऐसा सवाल पूछा कि मैं इमोशनल हो गई। मैंने घर बार छोड़ दिया क्योंकि पहले घर वालों ने मतलब रखा था। जब मैंने अपना जेंडर चेंज किया, मैंने एक महिला के रूप में वो लिया, तो घर वालों ने मेरे से नाता तोड़ दिया। तो अब अकेली रह रही हूँ मैम, काफ़ी 4-5 सालों से अकेले ही स्ट्रगल कर रही हूँ। सोचती तो हूँ कि शायद ये मेरा इंटरव्यू या मेरा ऐसा कुछ देख के उनके दिल थोड़ा सा हो कि मुझे जी। घर वापस जाए या घर में घर वाले एक्सेप्ट करें, लेकिन लगता नहीं है कि कभी ऐसे होगा। क्या कहते हैं आपके भाई या बहन, वो क्या कहते हैं? अब तो मैम बात ही नहीं होती है, लेकिन सुनने में आता है कि मैंने बहुत गलत किया है, समाज में उनकी नाक कटवाई है। ये हर घर की कहानी है। तो हमें बहुत टाइम लगता है समझने कि मैं क्या थी या क्या से क्या हो गई, ये चीज़ है। क्या उत्तरकाशी जाना होता है आपका? नहीं, अब नहीं जाती मैम। और याद तो लेकिन बहुत याद बहुत आती है। हर त्योहारों में घर वाले तो मिस होते ही हैं खैर जी। और आपके वैसे त्यौहार वैसे याद ना है, लेकिन जैसे त्यौहार होते हैं तो उस समय बहुत याद आती है। मैं कई बार अकेले में रोती हूँ जी। और आपके दोस्त भी होंगे वहाँ पर, हाँ, स्कूल या कॉलेज के हाँ, दिनों के दोस्त, क्या दोस्तों ने कभी समझा आपकी बात को? और उन्होंने नहीं, हमेशा मुझे उल्टा ही समझा है, मेरे ऊपर उल्टे ही कमेंट करे सब ने जी। अच्छा, कभी आपको ये भी लगता है कि जो माँ बाप है, अगर किसी बच्चे के माँ बाप को ये पता चले या बच्चा बताता है कि मेरे साथ इस तरह का कुछ उलझन चल रही है, मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, लेकिन उसके विपरीत अपनी उसकी भावनाएं हैं, आपको लगता है कि अगर उस समय पर किसी मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, किसी काउंसलिंग किए जाने की ज़रूरत है, तब शायद जाकर वो परिवार, माँ बाप भी समझेंगे, बच्चा भी समझेगा, तो एक इस तरह का अवेयरनेस सोसाइटी में लाने की ज़रूरत है? इसमें मैम सबसे ज़्यादा मॉडल रोल होता है माँ बाप का, घर वालों का। अगर घर वाले हमें समझे तो शायद हमें आगे या घर छोड़ने की ऐसी नौबत ही ना आए। क्योंकि बच्चे तो हमारे माँ बाप तो नहीं थे ट्रांसजेंडर, वो तो मेल फीमेल ही थे। अगर मैं पैदा हुई तो वो तो नहीं है ऐसे। लेकिन अगर घर वाले सपोर्ट करें तो समाज भी खुद कर लेता है। समाज को इतना टाइम नहीं लगता सपोर्ट करने, क्योंकि मैं घर से जब निकली तो लोगों के कमेंट, अरे तुम्हारा लड़का तो लड़कियों की तरह रहता है, अरे तुम्हारा लड़का तो ऐसे मटक के चलता है। तो ये चीज़ें पहले घर से सपोर्ट मिले तब समाज कर लेता है मैम। और आपने क्या अपनी बातचीत के ज़रिए कभी कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं देखो ऐसा होता है, और भी लोग हैं, पूरी सोसाइटी है इस तरह से? मेरा एक फ़ोटो वायरल हुआ था बहुत पहले, जब मेरे घर में पता चला था कि मैं देहरादून में ऐसे ऐसे काम कर रही हूँ, सोशल वर्कर हूँ। तो मेरे पापा ने मुझे यही समझाया था कि देख बेटा, तो कुछ भी कर, हमें तेरी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सूट साड़ी मत पहनना, क्योंकि लोग हमें फ़ोटो दिखाते हैं तो बुरा लगता है। तब मुझे थोड़ा हौसला मिला कि मेरे पापा मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कभी 3 कपड़े उतारे ही नहीं है।
फिर मैंने सोचा कि होता है ना कि बच्चे को थोड़ा सा वो दिए तो तब से मैंने सोचा कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। तब से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी जी। और आपको पसंद है सूट, हाँ, साड़ियाँ मुझे पसंद तो बचपन से ही है मैम। मेकअप और बचपन से जब पहाड़ों पे खेती होती है, मेरी मम्मी खेत में चली गई, घास लेने चली गई, तो मैं मम्मी की साड़ी लपेट ली, कभी कुछ कर लिया, तो ये चीज़ें तो बचपन से ही थी मेरे अंदर जी। और लेकिन यही है कि उस समय आपको हाँ, उस समय मुझे पता किसी नहीं था मैम, और ना घर वालों ने समझा, क्योंकि बचपन में तो वो ऐसे सोचते हैं कि ये चीज़ है। और आपको लगता है कि जैसे हम महिलाओं के लिए भी कहते हैं, ऐसे ही चाहे ट्रांस पर्सन हो, तो आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, हाँ। ताकि आप जैसे जीना चाहते हैं वैसे जी सकें। जी, आर्थिक तौर से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम। ये चाहे कोई मेल हो चाहे फीमेल हो, एक अपना जो हमारा अर्निंग का वो होता है। जैसे मैंने पढ़ी लिखी हूँ, चाहे मैं ज़्यादा नहीं हूँ, थोड़ी सी हूँ, लेकिन मेरे अंदर दिमाग बहुत है। मैं चाहती हूँ कि नहीं, कुछ हासिल करना, क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बिल्कुल। तो वही चीज़ है, कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने आप को चाहे कितना ही संघर्ष हो, करना है तो करना, एक ना एक दिन तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। तो ये चीज़ है ज़िंदगी का मैम, कि हार नहीं माननी चाहिए कभी भी। क्या आपके साथ के लोग हैं जो नौकरी या काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान है और उन्हें मदद की ज़रूरत है? हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैंने बहुत सारों को समझाया, काउंसलिंग करी। पहले तो मैं यही समझाती हूँ कि गलत बात है, जो तुम्हारे घर वाले चाहते हुए, फिर अब जो मेरे समझाने से तो कोई समझेगा नहीं, तो मैं फिर गाइड करती हूँ कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर है, ऐसे ऐसे करना, जिस रास्ते पे मैं चली हूँ तो इसी रास्ते पे चलते हैं। तो बहुत सारों ने मेरे से सीखा ये चीज़ें। जी। तो क्या क्या करते हैं आपके मित्र लोग भी, क्या करते हैं? मैं ज़्यादातर ट्रांसजेंडर तो हिजरा कल्चर अपनाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे कम हैं, इतना वो घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर तो बैगिंग कल्चर में ही है मैम। तो लेकिन अब जो आने वाली जनरेशन है वो मेकअप आर्टिस्ट है, अच्छे डांसर है, बहुत सारे काम अपने ही कर रहे हैं। तो अब जैसे आने वाली पीढ़ी है तो वो सोच रहे हैं कि नहीं, वो बैगिंग कल्चर सही नहीं है, हमें अपना कुछ नाम होना चाहिए। और आपने ये जो हिजड़ा कल्चर है, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। ये मैम एक प्रथा है जो सदियों पहले चली आ रही है। अगर मैं उसमें जाऊंगी तो मैं अपनी ज़िंदगी से फिर मुझे वही अपनाना पड़ेगा, उन्हीं के रूल रेगुलेशन, वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी। तो पहले मैं एक बार ट्राई किया था, मैं गई थी, लेकिन मैंने वो ज़िंदगी देखी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। कि तो मतलब आपकी चुनौती दो तरफ थी, एक तो ये कि अभी जो सामान्य जो आपका जीवन है उसमें किस तरह से खुद को आगे लाएं, हाँ। और दूसरा आपकी चुनौती इस जो पारंपरिक प्रथा के तौर पर है उससे भी थी। मैं ये कहूँगी कि वो प्रथा गलत नहीं है, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो मैं इस टॉपिक में ज़्यादा बात नहीं करूँगी मैम, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बुरा लग जाएगा। लेकिन ये है कि अगर समाज एक्सेप्ट करे, हमें मुख्य धारा से जोड़े, हमें जॉब दे, हमें काम दे, कहीं भी किसी जॉब भी नहीं है तो जैसा कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो काम ही दे हमें, किसी की कहीं भी हम हॉस्पिटल में या किसी भी कर लेंगे, तो फिर उस समाज से थोड़ा सा पीछे सारे हट जाएंगे कि ये चीज़ है। तो वही काम की बात है कि कैसे आपके पास अर्निंग चाहिए मैम, अर्निंग के लिए लोग उसमें घुसते हैं। जी बिल्कुल, चीज़ है। और हेल्थ को लेकर के किस तरह की परेशानियां आती हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जीवन में, खास तौर पे? स्टार्टिंग में तो मैम मुझे बहुत दिक्कत आती, क्योंकि डॉक्टर भी भेदभाव करते थे हमारे साथ। समाज तो करता ही करता था कि डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं। ये बहुत बुरी बात है मैम, कि आप समझ सकते हो, बहुत बुरा लगता है कि जब इतना भेदभाव होता है हमारे साथ। लेकिन आपके साथ अच्छा है कि आपने जिंदगी को बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया। मैंने हार नहीं मानी है, सबसे मेरा मेन वो था मैम, मैं कभी हार ना मानूं, चाहे समाज कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन कभी पीछे मुड़ के ना देखूं। जी बिल्कुल। नहीं तो लोगों के ताने और लोगों की वजह से फिर मुझे उस वहीं जाना पड़ता। लेकिन मैं अडिग रही, पर्वत समान अडिग रही, मैंने हिम्मत नहीं हारी, हौसले बुलंद रखे अपने। जी, ये चीज़ है मैम। बिल्कुल। और अगर मैं आपको कहूं कि आपका किस तरह का संदेश होगा जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके लिए भी, और जो सामान्य स्त्री पुरुष हैं उनके लिए भी, कि किस तरह से जागरूकता लाने के लिए आपका क्या कुछ संदेश होगा? सबसे पहले मेरी गुजारिश होगी पूरे उत्तराखंड से, पूरे भारतवर्ष से, अगर किसी के घर में ट्रांसजेंडर व्यक्ति पैदा होता है
तो उसे समझे, उसे धुतकारे ना, उसे प्यार दे। उसे प्यार की ज़रूरत है और आपकी उसे पैसों की ज़रूरत नहीं, कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसे प्यार की ज़रूरत है। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से मेरी ये गुजारिश है कि अपने आप को समझें और खुलकर ज़िंदगी जिए। एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है, तो खुल के ज़िंदगी जिए। फिर उसमें चाहे घर छोटे, चाहे दोस्त छोटे, चाहे कुछ छोटे, क्योंकि अगर ज़िंदगी घुट घुट के जीनी है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आपने बहुत स्ट्रगल किया और आपने अपना एक मुकाम हासिल किया और अब आप बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल भी बन गई हैं। तो कैसा आपको लगता है जब आप इस तरह से जीवन के इस मुकाम तक पहुंची? इतने सारे कड़वाहट भी है, लेकिन कुछ खुशियां भी हैं, कुछ साथी भी हैं, दोस्त भी हैं, और जो जितना भी संघर्ष रहा है आपका। बस मुझे समाज से प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे तो हम कमा लेते हैं, मेहनत तो हमें भी आती है, लेकिन अगर आप लोगों का प्यार रहेगा तो हम भी आगे पहुंच सकते हैं। आगे कई सारे ट्रांसजेंडर बहुत आगे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी। तो अदिति, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, दूरदर्शन परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हम चाहेंगे कि आप और आपके साथ के और सभी लोग जागरूक हों, एक दूसरे को समझें और आप बहुत बहुत आगे बढ़ें। धन्यवाद। तो कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ अदिति शर्मा। अदिति शर्मा का जीवन कई मुश्किलों से गुजरा है, लेकिन अब वो उस मुकाम पर पहुंच गई हैं जहां वो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देती हैं और उम्मीदें देती हैं कि कैसे एक सामान्य जीवन, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को जरूरत है एक सामान्य जीवन में आने की और सामान्य जीवन जीने की। तो कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।